नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे होंगे कि आज हम भाषा से संबंधित 25 क्वेश्चन से ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन पर विस्तृत व्याख्या की थी। आज हम 25 से ऊपर चर्चा करने वाले 60 क्वेश्चन तक यानी 35 प्लस क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली वाली वीडियो भी बेहद इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने वह नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के या इससे पहले की जो वीडियो थी उसको आप जरूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप व्हाट्सएप से भी जुड़िए और टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए संपूर्ण हिंदी के एमसीक्यू हम आपके लिए लाने वाले हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वहीं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या। पश्चिमी हिंदी की जो बोली है उनकी संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी 5 इसकी संख्या हो जाएगी। अगर विस्तृत व्याख्या की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, व्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली, ये 5 बोलियां क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते। खड़ी बोली, हरियाणी और ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। खड़ी बोली को अपने मूल रूप में मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास बोली जाती है। ठीक है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों के में थे। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन थे? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, या जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी स्थापना काशी। इसकी जो स्थापना नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी, ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। इसका विचार किंग्स कॉलेज वाराणसी की 9वीं कक्षा से 3 छात्रों यानी बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने कॉलेज के छात्रावास के बरामदे में बैठकर की थी। ठीक है। नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना की थी इन्होंने बरामदे में बैठकर की थी। कहा? कॉलेज के छात्रावास में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, काशी नागरिणी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। अगर बात करते हैं इसके व्याख्या की तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रामचंद्र शुक्ल इसमें नहीं थे। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को काशी में 3 विद्वानों यानी श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह द्वारा की गई थी। अतः नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक त्रयी नाम से भी जाना जाता है। इसमें रामचंद्र शुक्ल शामिल नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, संविधान सभा के में हिंद और राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगार। यानी इनकी बात करते तो गोपाल स्वामी अयंगार ने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की,
भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? यानी हिंदी जो हमारी भाषा है उसको मान्यता कब मिली थी? तो इसको मान्यता मिली थी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। तो इसकी बात करते हैं, क्योंकि हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। इसलिए भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी मदन मोहन मालवीय जी ने इन सबसे पहले ये नाम रखा था कि भारतवर्ष के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में रखा जाए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये जो भारतीय भाषाओं को जो सूची में शामिल किया गया है, इसका राइट आंसर है 8वीं अनुसूची में। यानी भारतीय भाषाओं में संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया निम्नलिखित 22 भाषाएं हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ी थी जो 22 भाषाएं थी। ठीक है, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो आदि। ठीक है, तो 22 भाषाओं को रखा गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? किस संविधान में कहा गया था? तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के साथ के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, तो 343 में रखा गया था। प्रश्न नंबर 34 की बात करें। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? यानी ये 4 जो नाम है, डोंगरी, मैथिली, ब्रज और असमिया, तो 8वीं सूची में किस भाषा को नहीं रखा गया? राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ब्रज भाषा को नहीं रखा गया था। ब्रज भाषा क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो ब्रज भाषा तो पहले से ही थी ये, और ये पश्चिमी हिंदी मानी जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग क्या था? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1961, 1960, 1965, 1963। तो राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। यानी बात करते हैं कि 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय और 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न अवसरों पर तैयार शब्दावली को परिभाषित शब्द संग्रह शीर्षक के से प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य एक और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के समन्वय कार्य के लिए आधार प्रदान करना था। दूसरी ओर अंतरिम अवधि में लेखकों को नई संकल्पनाओं के लिए सर्वसम्मत परिभाषित शब्द प्रदान करना था। एक ऐसा शब्द प्रदान करना था जो उसके नाम के अनुरूप, काम के अनुरूप उसको फिट बैठ सके। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1961। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? यानी हिंदी की उपभाषा कौन सी हो जाएगी? 3, 4, 5 है। राइट आंसर सी ऑप्शन। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, और वो 5 कौन से है? भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है,
पूर्वी हिंदी में हमने जैसे जो ये हरियाणवी आ गया और जो ब्रजभाषा जैसे आते हैं, पहाड़ी हिंदी में उत्तराखंड क्षेत्र की आ गई गढ़वाली और कुमाऊनी आदि। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1801 में, 1810, 1800 में या 1802 में? राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाना है 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ये कोलकाता में स्थित है, प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंजली ने की थी। कई बार पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेंजली। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, नीचे लिंक दिया हुआ, आप वहां से डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? 1900 में, 1903 में, 1906 में, 1909 में? राइट आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती का इसका पूरा विवरण हम जान लेते हैं। सरस्वती पत्रिका है क्या चीज? सरस्वती का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया। सरस्वती 1903 से 1920 तक उन्होंने इसका संपादन किया, यानी सरस्वती जो पत्रिका है 1903 से लेकर के 1920 तक इन्होंने इनका संपादक करता रहे। यह पत्रिका 1900 में इलाहाबाद से शुरू हुई थी। इसका मूल्य 4 आना था। ठीक है, उस हिसाब से उस जमाने में जो है इसका मूल्य 4 आना था। इस पत्रिका में खड़ी बोली में परिष्कृत करने वाले राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए योगदान दिया गया। बाद में इसके संपादक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को देवदास शुक्ल और श्रीनाथ सिंह आदि को बनाया गया। यह 32 पृष्ठों की थी, यानी ये पत्रिका जो थी, आज का अखबार जो है माना 16-17 पेजों का आता है, लेकिन ये 32 पृष्ठों की पत्रिका हुआ करती थी। शुरुआती वर्षों में बाबू श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्यकारों में सर्वोच्च स्थान पर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बालाबोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिकाएं निकाली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। इनमें से कौन सी बोली पूर्व हिंदी की नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगी बी ऑप्शन, यानी बिहारी पूर्व हिंदी में नहीं आएगी, क्योंकि बिहारी हिंदी बोलियों में भोजपुरी, मगही तथा मैथिली की बोलियों में क्षेत्रीय तथा विशेषताओं के बारे में विस्तार से दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? कौरवी, हरियाणवी, अवधी, बुंदेली? तो पश्चिमी हिंदी के बारे में हमने अभी ऊपर कहा था, ब्रजभाषा, सॉरी ये अवधी इसमें आ जाएगी। हरियाणवी जो है ये पूर्व हिंदी के रूप में आ जाएगी। यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, और खड़ी बोली के अंतर्गत मूल रूप से मेरठ, रायपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आदि में बोली जाती है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, पूरी हिंदी की बोली कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। ये अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के रूप में आ जाएगी। यानी पूर्वी हिंदी में की 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अन्य नाम है, किंतु अवधी का नाम ही सर्वाधिक
प्रचलित है। अवधी भाषा में क्या है, महाकाव्य लिखे गए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, हिंदी बिहारी। यह हिंदी के रूप में प्रचलित है। यानी उपरोक्त विकल्पों में मगही, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी की ही बोलियां है, अतः विकल्प जो मगही, मैथिली, भोजपुरी इसका सही उत्तर है। बिहारी हिंदी का विकास मगही अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की दो बोलियां है मगही और मैथिली, वहीं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी हिंदी आती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, उत्तरी राजस्थानी से। यानी अहिरवाटी एक हिंदू आर्य भाषा है जिसे हरियाणा राजस्थानी भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह अहिरवाल दिल्ली, राजस्थान, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, कोट, बड़कोट, भैरकोट, बहरोड में बोली जाती है। प्रसिद्ध इतिहासकार रॉबर्ट वान रसेल अहिरवाटी के अनुसार अहिर समुदाय की भाषा है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में बोली जाती है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर विद्यापति आ जाएगा। क्या है, अगर मैथिली साहित्य में आधुनिक कविता की बात करें तो विद्यापति को इसका श्रेय जाता है। परंतु अगर प्रागतिशील धारा और नई कविता की बात करें तो इसका श्रेय भुवनेश्वर यानी भुवन और रामकृष्ण झा को जाता है। इनको किशुन भी कहा जाता है, किसको? रामकृष्ण झा को। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, वह क्या है? तो राइट आंसर आ जाएगा बी, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी आ जाएगा। यानी उत्तर पूर्वी राजस्थानी में मेवाती अहिरवाड़ी, मध्य पूर्वी में राजस्थानी ढूंढाटी हड़ौती, दक्षिण पूर्वी में राजस्थानी मालवी और दक्षिण राजस्थानी निमाड़ी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 की बात कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीति कालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यानी भारत में विस्तृत रूप से प्रयुक्त होने वाली हिंदी का पूर्व रूप यह है ब्रजभाषा। इसके अपने विशुद्ध रूप में आज भी आगरा, धौलपुर, मथुरा, अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है, जिसे हम केंद्रीय भाषा के नाम से पुकार सकते हैं। ब्रजभाषा में ही प्रारंभ में हिंदी काव्य की रचना हुई। सभी भक्त कवियों, रीतिकालीन कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी है, जिनमें प्रमुख है सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी इत्यादि। वस्तुतः उस काल में, उस समय में हिंदी का अर्थ ही ब्रजभाषा में लिखा जाता था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचना की? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वह हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रज भाषा में कवितावली लिखी है। किसने? तुलसीदास ने। ये छंद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और इनकी रचना प्राय उसी परिपाटी पर की गई है जिसकी परिपाटी में रीति काल का अधिकतर रीति मुक्तक काव्य लिखा गया। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी, 14 जुलाई 1896 ईस्वी भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग से पूर्व हिंदी गद्य शैली के प्रमुख विधायक थे। इन्होंने हिंदी
को हिंदी संस्कृत के अनुरूप संस्कृतनिष्ठ बनाने की चेष्टा की। इन्होंने आगरा से प्रचार हितैषी पत्र निकाला और कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम आदि हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। यानी मेरठ, गाजियाबाद, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, बुलंदशहर हो गया, हुंड हो गया, हापुड़ हो गया, सॉरी, बागपत, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून आदि मैदानी भाग, अंबाला, कासरिया, कालसरिया और पटियालों के पूर्वी भाग पर खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी में पूर्वी पंजाबी और उत्तर में पहाड़ी बोलियां बोली जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जनपदीय हिंदुस्तानी। इन्होंने इसको रोमेश को प्रयुक्त किया है। यानी डॉक्टर गियर्सन ने इसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी तथा डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदुस्तान का नाम दिया है। डॉक्टर चटर्जी ने खड़ी बोली में इसकी साहित्यिक रूप को साधु हिंदी या नागरिक हिंदी के रूप में से अभिहित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की। किस क्षेत्र की बोली को काशिश कहा गया? तो ये कहा गया आपका मागधपुरी की बोली को। यानी बनारस की बोली को काशिका कहा गया। भाषाई परिवार ने अनुसार काशिका एक भारतीय आर्य है जो कि वाराणसी और उसके आसपास क्षेत्र में रहती है, बोली जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 की बात करें, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ये हो जाएगी सी ऑप्शन, यानी पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से विकसित है। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाना है, यानी कन्नड़ भाषा जो है ये कन्नड़ भाषा जो हो जाएगी ये द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है। यानी अगर इसके बारे में बात करें तो द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत के कई संबंधित भाषाओं को समूह है। इसमें मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाएं संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 की। पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक मुख्य बोली इसमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की जो हो जाएगी राइट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी ब्रजभाषा। तुलसीदास और रसखान जी इसके विशेष कवि माने जाते हैं। यानी पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती है। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बेंदुली, खड़ी बोली, बेटी के पांव ऊंटे, ठीक है, खड़ी बोली आ गया। और खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आदि आसपास में बोली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 की। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये हुई है ऑप्शन, यानी सौरसेनी से उपलब्ध हुई है। यानी अगर बात करते हैं भारतीय आर्य भाषाओं की परंपरा में विकसित होने वाली ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश की कोख में जन्मी है। जब से गोकुल वल्लभ संप्रदाय का केंद्र बना, ब्रज भाषा में कृष्ण विषयक साहित्य लिखा जाने
लगा। इसी के प्रभाव से ब्रज आती ब्रज की बोली साहित्यिक भाषा बन गई। आगे बात करते प्रश्न नंबर 56 की। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में कहा गया? तो ये कहा गया आपका डी ऑप्शन, यानी खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर में किया गया। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 की। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो आ जाएगी अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी की बोली कौन सी है? पूरी हिंदी आ जाएगी। ठीक है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? राइट आंसर आ जाएगा मगही से। तो कुल मिलाकर के आज हम 60 क्वेश्चन तक भाषा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए थे। आशा करते हैं दोनों वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए, प्यारा सा कमेंट करते हुए। कल फिर मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, लिंक नीचे दिया हुआ, आप वहां से जल्दी से चलिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि पीडीएफ वहां आपको प्राप्त होगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद लाइक से सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।